बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से अगले 6 रोज़ में इंतखाबात के मुतालबे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इलेक्शन का फैसला पार्लियामेंट करेगी और कोई हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकता। इस समेत दिन भर के जो अहम डेवलपमेंट्स रहे हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, हालात हाजिरा पर आपकी राय जानने से पहले इसी निशस्त में कुछ अहम बातें आपने की चंद रोज पहले, वो नाजरीन को दिखाते हैं क्लिप, वापस आएंगे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। जी प्ले कीजिएगा। खबर मेरे पास क्या है, अभी खबर है और मैं अपनी खबर पे बिल्कुल पक्का खड़ा रहूंगा। जो कल गुजर गया उस दिन नवाज शरीफ साहब का कहना यह था कि असेंबली तोड़ दी जाए। कल के दिन गुजरे कल या परसों में असेंबलियों ने टूट जाना था। नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये डेट्स थी। मैं बिल्कुल अपनी खबर पे ये जो इनकी मुस्लिम लीग नून के चंद अहम वज़रा से मेरी बात हुई, वज़रा, और उन्होंने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब, ये मियाँ साहब कह रहे थे कि ये इसको मुकाओ, जल्दी मुकाओ इसको, जितनी जल्दी इसको मुकाओ, और अभी इमरान खान की तारीख वारीख आगे पीछे उसको साइड पे करके और इसको इससे जान छुड़ाओ असेंबलियों से। बलोचिस्तान में नजर रखें, बलोचिस्तान में नजर रखें जहां पे बाप पार्टी के 4 वोट हैं और जाम कमाल जिनको साइडलाइन कर दिया गया था, साइडलाइन कर दिया गया था कागजात में, जाम कमाल बाप पार्टी के सरबराह हैं। कौमी असेंबली में जो बाप पार्टी के वोट्स हैं वो बाप पार्टी के वोटर पाबंद है इस बात के कि वो जाम कमाल साहब की हदायत सुने, वरना वो मुनहरिफ अरकान कहलाएंगे। तो इस तरह बाप पार्टी, यहां पे बाप पार्टी के अरकान जो मर्जी कहते रहे असेंबली में क्योंकि हम नवाज शरीफ साहब के साथ हैं, हम शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, हम पार्लियामेंट में, लेकिन कागजात पे उनको बात वो सुननी पड़ेगी जो जाम कमाल फैसला कर देंगे। तो जाम कमाल चूंकि सरबराह है पार्टी के, तो ये बाप पार्टी पाबंद है कि उनका फैसला माने। जी सर, एक तो सवाल आपसे यह है कि अचानक से सारा कुछ मामला हुआ, इमरान खान साहब की वापसी की क्या वजह है, और फिर उसके बाद 6 रोज की मोहलत इंतखाबात कराने के लिए, इसके पीछे क्या वजूहात है? क्या मामला तय पा गए हैं? जाहिर है मामला तय पा गए, और मामला तय पाने चाहिए सियासतदानों को। और एक वो बात है जो कि वो अवाम को सुनाते हैं, अब उनका वोट बैंक है, वो बात उनको एक राय बनानी होती है अवाम के सामने, उनका मौक़िफ़ होता है, उनकी बात होती है। इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका के खिलाफ मकबूल नारे, और एक वो है जो कि रियल पॉलिटिक है, जो कि हकीकत में सियासत है। तो उसमें जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो तय हुआ। अब वो क्या तय हुआ, मतलब अब उस पर कोई मफरूजात पे ही बात की जा सकती है फिलहाल तो, लेकिन ये कि अक्लमंदों के लिए इशारे काफ़ी होने चाहिए सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो अरेंजमेंट है, जिसको मैंने कल भी अपनी गुफ्तगू में बात की थी, कि ये एक अरेंजमेंट तय पाया था इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे के बाद। ठीक है। अब इसको हुकूमत कहा जाए, इसको अरेंजमेंट का मतलब कुछ, यानी ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल से वो उसकी कोरियोग्राफी सही नहीं हो सकी, कोरियोग्राफी उसकी कोई नक्शा सही नहीं बन सका, लेकिन बहरहाल हो गया, ज़मीर जाग गए, इधर उधर हो गया सारा, सिंध हाउस आगे पीछे कर के इमरान खान साहब की हुकूमत तो करारदाद मंजूर है, ठीक है, जमहूरी तरीका हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये हुआ कि ये एक अरेंजमेंट तय पा गया, और उस अरेंजमेंट में सबसे जो अहम रोल था वो था जरदारी साहब का। सिंध हाउस, जरदारी साहब, ठीक है, जरदारी साहब जो हैं वो फाल हुए, इस्लामाबाद आए, मुलाकातें, लाहौर गए, वहाँ पे मुलाकातें, फिर मतलब तमाम आप समझें कि इस अदम इत्मीनान की तहरीक की कामयाबी जो है उसमें जो कलीदी किरदार है वो जरदारी साहब का, और उसके नतीजे में जरदारी साहब और इमरान खान साहब के दरमियान एक जो अलायंस खामोश था उनके, अब तो नहीं है, उस वक्त था, खत्म हो गया जब हुकूमत के दौर में। और मैं ये हमेशा कहता था कि अनहोली अलायंसेस ने आगे जाके टूटना है, और ये इमरान खान साहब को भी कहा, जरदारी साहब को तो यकीनन, जरदारी साहब को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बोलते, लेकिन इमरान खान साहब के लिए ये एक इशू रहा तमाम अरसे, और आगे जाके और चीज़ें खुलेंगी। और इसीलिए इमरान खान साहब की तकारीर में हमेशा फोकस जो है वो पिछले 3-4 सालों में जो है वो
नवाज शरीफ साहब रहे और उनकी तकारीर में भी, और नवाज शरीफ और ये और फलां और जरदारी साहब के ऊपर उन्होंने बात नहीं की। कम आप की? नोट करें, बिल्कुल नहीं, बहुत कम की। बिलावल के बारे में उन्होंने 1-2 दफा बातें की और वो उससे जरदारी साहब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलावल के बारे में बात की तो जरदारी साहब ने आगे से जवाब नहीं दिया जी। जरदारी साहब बड़े बड़े कमाल के सियासतदान हैं, कमाल के सियासतदान, इसमें कोई शक नहीं। जब पीपल्स पार्टी का दौर था तो उस वक्त जरदारी साहब ने ये तय किया, मैंने बीच में गड़बड़ कर दी और उसको भुगता भी। जरदारी साहब ने तय किया कि ये बात के सारे वजीरों के स्कैंडल आते रहे सामने, यूसुफ रज़ा गिलानी, परवेज अशरफ, इसके उसके, मेरा जिक्र खैर नहीं आना चाहिए कि खबरदार, जो मेरा लोगों को पता मीडिया आज़ाद है, तो आप उस दौर में स्कैंडल आ रहे हैं, ये हो रहा है, हज स्कैंडल, ये स्कैंडल, वो रेंटल परवेज अशरफ पावर प्लांट, वो सारा। जरदारी साहब का मसला तब छिड़ा जब वो ओमनी ग्रुप का किस्सा आ गया, ठीक है ना, तो डायरेक्ट जरदारी, फिर वो एक नो-गो एरिया रहा मीडिया में। तो जरदारी साहब जो है उन्होंने बड़ी एक स्मार्ट उनकी मूव थी कि इसको अदम एतमाद के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जाए। उसके नतीजा ये है कि यानी ताकि सिंध, यहां पर एक हुकूमत कायम हो जाए, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने और सिंध हुकूमत कायम रहे, बहाल रहे। अच्छा, अब लेकिन वो कुछ उसकी कोरियोग्राफी अजीब सी हो गई। वो कोरियोग्राफी से हो रहा था, उसका नक्शा जो बना वो बहुत ही अजीब सा बन गया कि जी लोग उधर से सिंध हाउस गए, वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, शोर शराबा, रात को जिस तरह से अच्छा, फिर वो गैर मुतवक्को तौर पे इमरान खान साहब के जो साथी थे, जिनके बारे में जो है वो फैसल वाडा साहब ने कहा था कि तो अपने जाते हैं तो अपने चक्कर में लगे होते हैं और अभी भी करीब हैं, वो सारे भी इमरान खान साहब के साथ जुड़ गए। मतलब ये कुछ कैलकुलेशंस खराब हो गई और वो सारे इमरान खान साहब के साथ जुड़ गए और उनको अचानक अंदाजा हुआ, और उसमें सबसे बड़ा रोल पब्लिक का था, पाकिस्तान के अंदर अवाम और पाकिस्तान के बाहर। वो दुनिया भर में मुजाहरे शुरू हो गए जहां पर कभी तस्वर भी नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे मुल्कों में लोग निकले कि ये क्या है भाई। उसके नतीजे में इमरान खान साहब 24 घंटे के बाद, 24-47 घंटे बाद इमरान खान दोबारा फॉर्म में आए। ठीक है, पाकिस्तान में रहने के लिए आपको या फॉर्म में होना चाहिए या यूनिफॉर्म, ठीक है ना, एक मतलब एक तरीके से रहने के लिए। अच्छा, तो अब मसला ये कि वो फॉर्म में आ गए। अच्छा, फॉर्म में आए और उसके बाद उन्होंने देखा कि पूरा एक जो है वो पूरी दुनिया में लोग खड़े हुए, मुजाहिरे, इमरान खान भी निकले आगे, उन्होंने बयानियां बनाना, जो अच्छा सही गलत जो भी था उन्होंने बात करनी शुरू की, और उसके नतीजे में वो जो उनका बयानिया था वो लोगों ने उसको कबूल कर लिया, उनके फॉलोअर्स ने भी कबूल किया, और जो लोग उनसे इख्तलाफ रखते थे उन्होंने भी कहा कि यार एक मिनट ठहरो, ये तो मंजर सही तो नहीं था, ये तो चले पंजाब हुकूमत जैसे भी चलती थी, आगे पीछे बुजदार, ये वो करप्शन के, लेकिन मसला यह है कि जो उनके मुतबादले हैं वो कौन है, तो उनके ऊपर इतराज शुरू हो गया। कुछ शख्सियात तो अच्छी और कुछ शख्सियात ऐसी जो कि जिनके ऊपर बहुत, यानी मेरा ख्याल से कि कुछ शख्सियात को नहीं आना चाहिए था इस काबीना के अंदर खुद ही। अच्छा, बहरहाल वो हो गया, कुछ शख्सियात बहुत अच्छी। अच्छा, फिर ये हुआ कि ये मामला चलता रहा। इमरान खान साहब अपना मोमेंटम, आगे चीजें चलती रही। नवाज शरीफ साहब इसके हक में नहीं थे, इस गालिबन के इसका बोझ उठाया जाए, और इसलिए नवाज शरीफ साहब का जब यहां से शहबाज शरीफ साहब और काबीना गई सारी और बाकी लोग गए, और इसमें देखें एक बहुत अहम किरदार अगर अदा किया है किसी एक शख्सियत ने इस दौरान, बहुत जिम्मेदाराना किरदार, तो वो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से एयाज सादिक साहब हैं, जो कि एयाज सादिक साहब इमरान खान साहब के एक तो दोस्त भी रहे हैं, उनके क्लास वाले भी रहे हैं। आपने देखा होगा कभी उन्होंने, इमरान खान साहब ने उनके बारे में बात नहीं की, उन्होंने बातें, वो बड़े नहीं कूल आदमी है, कूल शख्सियत है। इमरान खान साहब और चौधरी निसार और एयाज सादिक ये सारे एक ही दौर में पड़े हुए हैं, एक ही कॉलेज से गालिबन। तो एयाज सादिक साहब का रोल इंपॉर्टेंट रहा, वो लंदन गए, वापस आए, मियाँ साहब को मनाना, ये करना वो करना, सेटअप चल पड़ा। लेकिन मियाँ साहब उसमें नहीं थे कि ये पिछला बोझ सारा उठा के आगे चला जाए, और 2-3 चीजें जो हैं वो इस अरेंजमेंट या इस सेटअप के बनने के बाद नहीं मिली जिसकी तवक्को थी, और वो था रिलीफ। बहुत जल्द इस बात का अंदाजा हो गया कि रिलीफ इसमें नहीं है, मतलब रिलीफ नहीं है, मतलब एक आप देखें ना, मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ साहब के वो फर्द जुर्म,
मतलब जो मैंने मिसाल दी परसों तरसों, तो यानी हम देख के बता सकते हैं कि इसमें रिलीफ नहीं था। जो भी अरेंजमेंट्स हुए, जो भी बातें हुई पस मंजर में रह के, उसमें कहीं रिलीफ नहीं था। वरना तो मरीम नवाज साहब बाहर होती, मुल्क से बाहर जाती, ईद मनाती सऊदी अरेबिया में या अपनी फैमिली के साथ लंदन में, और नवाज शरीफ साहब भी वापस आ चुके होते, या कम से कम सऊदी अरब तो जाती फैमिली, वहां जाके रमजान का आखिरी हमेशा जो एक रवायत रही है वो हमेशा वहां पे मनाते हैं। तो अंदाजा ये हुआ कि थोड़े दिनों के बाद कि रिलीफ नहीं है। जब रिलीफ नहीं है और पुराने मुकदमे आगे पीछे दाएं बाएं चल रहे हैं, सबके ऊपर एक ना एक चेक लगाओ, इस पे भी चेक है, इस पे भी चेक है, इस पे भी चेक है, तो उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि 1 मिनट ठहर जाए। और वैसे भी इलेक्शंस में जाना नवाज शरीफ साहब को सूट करता था। उसकी वजह ही कि मुस्लिम लीग नून का एक अपना बयानी है, अपने उनके मतलब देखिए ना, अभी भी एक एंटी स्टैब्लिशमेंट तो मरीम नवाज साहबा या नवाज शरीफ साहब की तरफ से दिया जाता है ना इंप्रेशन, और इंप्रेशन एंटी स्टैब्लिशमेंट होने का भी एक तरीका है। वो क्या है? नहीं, उस वक्त वो तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो तरीका ये कि परवेज रशीद साहब को साथ बिठा लें, हमारे भाई को, बस। तो परवेज रशीद साहब बैठ जाए, एंटी स्टैब्लिशमेंट हो गए। ठीक है, ये देखिए ऑप्टिक्स जो होती है सियासत में बड़ी इंटरेस्टिंग है। परवेज रशीद साहब को टिकट नहीं मिला सेनेट का, लेकिन तारिक फातमी साहब का डिनोटिफिकेशन हो गया। उसमें वो क्या था खुदा जाने, डॉन लीग जो भी था। लेकिन परवेज रशीद साहब चूंकि एक स्टार है ना इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट, तो वो साथ बैठे होते हैं, तो उससे इंप्रेशन जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के। और ये अच्छी ऑप्टिक्स है, ये जो सियासी ऑप्टिक्स है ये अच्छी है। लेकिन मसला ये है कि वो परवेज रशीद साहब जो है वो हमारे भाई इंतहाई दोस्त भी हैं वो, लेकिन वो डॉन लीग से वो फंसे हुए, वो भी, और वो तारिक फातमी साहब थे, तो उसकी वजह से वो उनका नोटिफिकेशन वापस, और इनका भी सेनेट का टिकट नहीं मिला। तो रियल पॉलिटिक्स कुछ और है पब्लिक के सामने। अच्छा, रियल पॉलिटिक्स में ये है कि जना मामला तो तय हुए, तभी तो तहरीक एतमाद मंजूर हुई। उसके बाद उनको असेंबलियां डिसॉल्व कर देनी थी, और डिसॉल्व ये नहीं कि कोई एहसान करके करना था। रिलीफ मिली हुई है पहले सबको, इससे ज्यादा नहीं मिलनी। अच्छा, रिलीफ मिली हुई है ना भाई, नवाज शरीफ साहब नहीं बैठे हुए लंदन में, जरदारी साहब बाहर हैं। लेकिन फिर भी हुकूमत कहती है कि हमारे मामलात उस तरह से सेट सुने ना, छोड़ दें आप, रिलीफ मिली हुई है ना सबको, वो सब बाहर हैं, कोई सियासत, कोई जेलों में तो नहीं है ना, अंदर बंद। ठीक है ना, वो तो एक अली वजीर है, उसके अलावा बाकी मुझे बताएंगे कौन से, सबको रिलीफ मिली हुई है ना। इतनी ही है बस, इतना ही है ना, बस काफी हो गया ना। तो ऐसा नहीं है कि सब हल्ला गुल्ला, ठीक है बस मुकदमा गलत थे, सही थे, जो भी था, बहुत से तो गलत थे। ये जो नैब वाला है, नैब का तो, नैब के बारे में देखें अपना अपना लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू। 2002 से कम 2001 से नैब और अदालत के रिमार्क्स यहां पे मैं दोहरा रहा हूं, अदालत के सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है, और करती है। हर एक को बच्चे को बताएं इस पाकिस्तान में, मतलब क्या किया नैब ने, मतलब क्या किया 5 सालों में, बताएं। मुकदमा ऊपर होता है, नीचे होता है, आगे होता है, पीछे होता है, तो वो मतलब जो कहते वो मतलब है कि पर्दा उठ गया, झाका उठ गया, जो भी कहें उसको, लेकिन नैब बस वो है, बस कोई चीज़ है नैब, और उसको मतलब है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए वो इस्तेमाल होती है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। अब मसला ये हुआ कि ये सेटअप, ये अरेंजमेंट चले जाना था, और इसने बढ़ना था आगे एक इलेक्शंस की तरफ। ठीक है, और वही टाइम था गालिबन जिसको इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक इंडिकेटर था कि हम 3 महीने बाद, मतलब अक्टूबर तक करवाएंगे, और जो भी था आगे पीछे 1 आध महीना वो ये आगे ले जाएं, वो पीछे ले जाएं। लेकिन ये कि असल बात ये थी कि जो IMF के साथ टॉक्स हो रही हैं, जो कि नाकाम हो गई, और IMF ने कहा कि अब जो है आपने करना है, यानी आगे अगर बढ़ानी है बात आपने, तो आपने तेल की, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली की, इनके ऊपर आपने कीमतें बढ़ानी है, और फिर उसके बाद आगे मामला चलेगा। फिर हम किस्त को जारी करेंगे, वरना किस्त हम जारी नहीं करेंगे, और आपके पास ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं, वो ज़र मुबादला के ज़खायर आपके पास रह गए। कोई 6 हफ्ते, कोई 2 महीने कह रहे हैं, कोई 6 हफ्ते कह रहे हैं, कोई क्यों कह रहे हैं कि है ही नहीं। वो गोल्ड को आप शो कर रहे हैं, बैंक को शो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल स्टेट बैंक के गवर्नर चुके नहीं है अभी तक, कायम मकाम गवर्नर है। अब इशू ये हुआ कि बदकिस्मती के साथ जो असल इश्यूज हैं ना मुल्क के, पाकिस्तान के जो असल रियासत के इश्यूज हैं, मतलब IMF से आपने डील करने के लिए रिफॉर्म्स करनी ही करनी है, कभी ना कभी तो करनी है ना। कभी ना कभी आपने ये जो सफेद हाथी आपने पाले हुए हैं,
जिसमें अपनी सियासी भर्तियां की हुई हैं, 5 की जगह 50,000 लोग भरे हुए हैं, ठीक है, सरकारी खजाने पे बोझ, ठीक है, उसके बाद फिर फायदा दे नहीं रहे, और पुलिस रिफॉर्म्स किसने करनी थी, एहतसाब, सियासी एहतसाब नहीं, क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के मुल्क आगे तो चले, वो खान साहब नहीं कर सके, शहजाद अकबर साहब, वो सारा वो छोड़ें उसको, वो जो कुछ हुआ उस दौर में। लेकिन इस अरेंजमेंट को जाना था। अच्छा, अब ये अरेंजमेंट रुक गई। इन्होंने कहा कि हम तो अगले साल अगस्त तक रहेंगे। ये गालिबन कहीं पर, जो मैं बार बार कहता रहा, बीच में कहता रहा हूं कि ये पहले देख लें कि इसमें डील क्या, मतलब क्या क्या मामला तय हुए हैं। वो मैं क्लिप्स नहीं चलाना चाह रहा, लेकिन तुम कह रहे हो कौन से मामला तय हुए, कौन से नहीं हुए। कुछ मामला ऐसे थे जो, जैसे एमकेएम का मामला, उनका जरदारी साहब से बात हुई है, गवर्नर अटका हुआ है। देखिए, गवर्नर अटका हुआ है, वो नसीम जलील साहबा का नाम ही नहीं हो रहा। तो ये क्या मामला, ये एमकेएम ने जरदारी साहब से तय की, क्योंकि जरदारी साहब बीच में दरमियान में, जरदारी साहब किससे बात करेंगे वो अल्लाह जानता है। लेकिन कोई आम शख्सियत, खबर ये आती थी आम शख्सियत से मुलाकात हुई, ये हुआ, खबरें खुल के आ रही हैं मीडिया पे जराए के हवाले से। अब गालिबन इसमें हुआ ये, एक तो ये बाप पार्टी का जिक्र मैंने चंद्रोज पहले किया था। इमरान खान साहब जो हैं, वो उनकी सिर्फ एक डिमांड रही, और वो इस डिमांड पे रहे कि नए इलेक्शंस की डेट अनाउंस कर दी जाए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल हमेशा ये था कि शायद इमरान खान साहब को थोड़ा आगे खींच के, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि फॉरन इलेक्शंस की डेट अनाउंस कीजिए। ये इमरान खान और नवाज शरीफ साहब का एक ही मुतालबा था, मुख्तलिफ अंदाज में, ठीक है। लेकिन दरमियान में जो लोग, जिनके स्टेक्स बने, सारे लोग नहीं, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब को मैं नहीं समझता कि उनको वजारत चाहिए, या एहसन इकबाल को वजारत के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सी शख्सियत, वो कई दफा वजीर बन के उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज को नहीं छोड़ा। इसी तरह पीपल्स पार्टी की बहुत सारी शख्सियत, शहरी रहमान साहबा हो गई, या बाकी, उनको कोई वजारतों के पीछे, मुझे नहीं लगता कि वो वजारतों के पीछे भागने वाले लोग हैं, ठीक है। वो उनका एक स्टांस है। हिना रब्बानी खर जो हैं, उनकी आप परफॉर्मेंस देखें, अगर मैं उनको सुन रहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर, मैं उनको वर्चुअली उनके सुन रहा था, एक गैदरिंग जिसमें बांग्लादेश और इंडिया से मुख्तलिफ जगह, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में वहाँ पे उनकी थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन हिना रब्बानी खर साहब को सुना। अब इशू ये सारा ये हुआ, लेकिन इसमें रिलीफ नहीं है कहीं, और इलेक्शंस की तरफ जाना था। कंपल्सिव इंटरवेंशन हुई, कंपल्सिव इंटरवेंशन। और कंपल्सिव इंटरवेंशन का एक लफ्ज मैं अपने प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करता रहूं, और कंपल्सिव इंटरवेंशन हुई अदालतों के जरिए, ठीक है। अदालतों ने वो रोल प्ले किया जो रोल एक रियासती अदारे को प्ले करना चाहिए। और ये देखें, मतलब ये मुल्क जो है, ये सबका है, ये एक इंतशार की तरफ चला गया था कल रात को, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आग लगनी शुरू हो गई थी, यहाँ पे मुख्तलिफ ये रेड जोन, ये इस कदर, यानी आप जहाँ पे मेरी रिहाइश है, तो बिल्कुल वहाँ तक नारे चारों तरफ से, मैं मतलब घर के अंदर बाहर गैस, मतलब अजीब एक माहौल था पूरा। और बाहर तो हम निकले हैं तो खैर वो तो अजीब ही जो है शेलिंग हो रही है, और बेतहाशा वहाँ पे कुछ पता नहीं कौन आग लगा रहा है, ग्रीन बेल्ट पे दरख्त जला रहा है। एक अफरा तफरी थी जो कि किसी तरह रियासत को सूट नहीं करती, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स, अलर्ट्स हैं। दरमियान में कहीं कोई वाकया पेश आ जाता है, कोई ब्लास्ट हो जाता, कोई फायरिंग हो जाती, कोई वाकया पेश आ जाता। आपके मुल्क में इस तरह तो एनार्की की तरफ जा रहा था ना मामला। तो उसके बाद फिर जो है वो एक ख़ास जगह पे जाके इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब, एक मुलाकात तो कल सुबह हुई थी जो फेल हो गई, जिसके बारे में शाम तक खबरें भी आ गई थी। मरीम नवाज साहब ने भी कह दिया कि वो उस तरफ से असद उमर साहब गालिबन, शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी शख्सियात आई थी, और इधर से अयाज सादिक साहब, यूसुफ गिलानी साहब, बाकी लोग थे। तो वो तो बात हो गई, लेकिन वो शायद कोई डेडलॉक अपनी जगह रहा। इमरान खान साहब चल पड़े अपनी जगह, चल पड़े आगे से, उनका चलता रहा। लेकिन फिर ये हुआ मामला कि सुबह के करीब जाके जब ये बहुत इंतशार पूरे मुल्क में फैल गया, और इंतशार फैला, और इमरान खान साहब उसके बाद रेड जोन में तो उनके कारकुन थे, या कौन से लोग थे, या खुदा जाने क्या हुआ, लेकिन बड़ी बर्बादी हुई यहाँ पे। बदकिस्मती के साथ लोग जख्मी भी हुए, पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए,
अवाम को भी शेलिंग परेशानी, हुई, मुसीबतें, पूरा शहादतें भी हुई पंजाब में, इधर उधर बहुत बुरा हुआ। पुलिस के एहलकार भी शहीद हुए और उधर से जो है वो कारकुन भी जी। पीटीआई के वो भी उनकी भी जाने कहीं शहीद हुए। अच्छा, अब मसला ये सारा कि खैर वो सुबह तक ये मामला, फिर उसके बाद वो रैप अप हो गया, और रैप अप ये हो गया, इमरान खान साहब ने कहा 6 दिन, और फिर 6 दिन के अंदर अंदर जो है वो अब ये डॉट्स को कनेक्ट करते हैं ना, तो ये छोड़ देंगे। इमरान खान ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, 6 तारीख को आऊंगा, वापस आऊंगा। ये 2-4 दिन आगे पीछे दाएं बाएं करते करते ये मामला फिर उधर भी पहुंचे, उधर भी पहुंचे, उधर भी पहुंचे, और अब ये मुल्क जो है वो इलेक्शंस की तरफ जा रहा है। अब इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि आज जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी कमेटी बनेगी, और कमेटी बनेगी, और कमेटी बन के मुज़ाकरात, असद उमर साहब ने भी खुश आमदीद कहा कि असद उमर साहब उस कमेटी के भी रुकन है जो कि कल मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन बात बन नहीं रही थी। जी सर, बात कर चुके हैं। अच्छा, वो जो कमेटी है वो अलग है, और इमरान खान साहब का जो टेलीफोन है वो अलग है। इमरान खान साहब का टेलीफोन अलग है, शाह महमूद कुरैशी साहब के टेलीफोन नंबर्स कुछ और हैं। अच्छा। जिस पे कोई और कॉल आती है, उनके नंबर पे इमरान खान साहब की डायरेक्ट कॉल है, उनकी डायरेक्ट कॉल है, तो इसलिए वो इमरान खान साहब अपना फैसला खुद करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वो मतलब है कि इमरान खान साहब ने कहा नहीं निकलो, ये तो मैं तो किसी पे एतबार नहीं करता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी भी इमरान खान साहब, ये हालांकि ये कि सुप्रीम कोर्ट का है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब जो केपी में है इस वक्त, ये नहीं कि वो डर, उनको ये है कि ये किसी भी वक्त कोई घपला ना हो जाए बीच में, पता चला कि पूरी तहरीक रुक गई। तो वो जो है वो बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि कंपल्सिव इंटरवेंशन हुई किसी वक्त रात में, और उसमें ये तय हुआ कि मामलात को जल्द से जल्द आप निपटाया जाए। इसी दौरान IMF का एलामिया आ गया दोहा से कि जी आपको कीमतें बढ़ानी होंगी, और मरियम नवाज साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सी और बातें की, लेकिन मैं यहां पर आपको सिर्फ एक बात बताऊं। एक बात तो ये है कि ये जो मिसाल के तौर पे ना छोटे मोटे ट्रेलर आज आ गया, झलकी आ गई छोटी मोटी, ये बाप पार्टी का जिक्र चंद रोज पहले किया था। जाम कमाल साहब उसके सरबराह हैं, 4 वोट हैं उनके इधर, और जाम कमाल साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ जो PDM की हुकूमत है, PDM की हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत, उन्होंने ये वादा किया था कि वहां पे कुद्दूस बजींजो को जब हटाने का वक्त आएगा तो वो हमारा साथ देंगे। तो आज उन्होंने कुद्दूस बजींजो साहब को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश की, जो कि नाकाम इसलिए हुई कि PDM ने उनका साथ नहीं दिया। PDM ने नहीं साथ दिया सूबे में, वो PDM जो कि मरकज में उनकी इत्तेहादी है। ठीक है, तो अगर वहां उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने कहा हम सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं कमेटी बना के, और आज हम तहरीक अदम एतमाद पेश कर रहे हैं, और देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। अगर यहां बैठी हुई शख्सियात इनकार भी करती हैं कि कौन जाम कमाल, तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में मुनर्रफ हो जाएंगे, मुनर्रफीन में शुमार होंगे, क्योंकि सरबराह इलेक्शन कमीशन के पास बाप पार्टी के सरबराह जो है वो जाम कमाल साहब हैं। वजारतों में बैठी हुई शख्सियात फैसला नहीं करेंगी, जाम कमाल फैसला करेंगे। तो एक वो हल्की सी वहां से जो है एक आप समझे ना, वो एक चीज चल पड़ी, और अभी नहीं चली। ये जो मैंने क्लिप यहाँ पे अभी आपने, ये गालिबन 19 तारीख को मैंने एक बात की है, 19 तारीख को या 21 तारीख, 19 को गालिबन, कि जो बाप पार्टी है वो बलोचिस्तान पे नजर रखें, एक चीज वहां से भी शुरू हो सकती है। तो अब मसला ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने आज यानी वो काम जो इस पार्लियामेंट में ने बरस ने किया, वो आज चंद घंटों में कर लिया। यानी वो इंतखाबी इस्लाहत मंजूर हो गई, और वही उसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों जो EVM मशीनें हैं उसके बारे में इलेक्शन कमीशन के भी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन PTI तहरीक इंसाफ का उसके बारे में बड़ा एक खुला मौक़िफ़ है कि जी ये जो हैं ये ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो एसेट हैं, और उनको वोट का हक मिलना चाहिए। और जो किसी वजह से, खुदा जाने क्या वजह है, कि ये जो बाकी पार्टियां समझती हैं कि ओवरसीज को नहीं मिलना चाहिए, हालांकि उनमें से बेशुमार शख्सियात PTI की भी और इधर की भी उनके वो रहते बाहर ही आते इधर हैं पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन इशू ये है कि हुकूमत करने आते में चले जाते हैं, लेकिन वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो वहां पे हैं उनके वो फिर जब आते हैं तो वो उनके वजीर मुशीर बन जाते हैं, सारे वापस चले जाते हैं। लेकिन और हर दौर में ही होता है, हर दौर में ऐसे होता है। लेकिन इशू ये है कि उनको जो आम
लोग हैं ना वहाँ रहने वाले, आम जो आम वहाँ के जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको वोट का हक नहीं देते। ये पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा बहरहाल चले, वो हो गया। फिर उसके बाद ये नैब की इस्लाहत करवानी थी। वो भी मतलब है कि उस 10 साल की जगह 5 साल की नहली हो तो ये मतलब नैब को तो के बारे में तो मेरे तो बहुत ही अजीब उनके बारे में राय है, तो मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। नैब एक पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग का अदारा है बकौल सुप्रीम कोर्ट के, और वो हमेशा ही करता रहा है, ठीक है ना। पैट्रियट बनी, कभी कुछ बना, कभी ये बना, कभी वो बना, वो। अच्छा, तो वो जो है वो तो ये अब ये सारा मामला हुआ। ये मामले में कहीं जाके गालिबन ये बात खराब हुई। नवाज शरीफ साहब का एक बयान आया दरमियान में जो बड़ा अजीब सा बयान था कि जो भी फैसला करें जरदारी साहब से पूछ के करें। ये तो अजीब और गरीब बयान है। नवाज शरीफ साहब का ये बयान बहुत अजीब है कि आप जो भी कुछ करें जरदारी साहब से पूछ के करें, मुझसे ना पूछे, जरदारी साहब करेंगे फैसला। ये दरमियान में बयान आया, तो ये बयान जो था वो नवाज शरीफ हैं, लेकिन उनको अब पता नहीं क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेक्स जो हैं इस पूरे अरेंजमेंट में, ये तो अरेंजमेंट तो एक तो मरकजी सतह पे बना है ना, वफाकी सतह पे, लेकिन एक जो पुराना जो प्रॉपर इलेक्टेड एक चल रहा है कहीं, वो सबसे ज्यादा वो सिंध है। सिंध हुकूमत है 2008 से, मैं हमेशा कहता हूं जी। और उस सिंध हुकूमत को उस सिंध हुकूमत अपनी जगह रही, और सिंध हुकूमत रही, और सिंध हुकूमत के साथ जो है वो फिर इमरान खान साहब का एक ऐसा अरेंजमेंट हुआ कि वो खामोश बस बात करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। ठीक है, बिलावल का जिक्र कभी कर दिया, ये कर दिया, अल्लाह खैर से, उधर से बयान आ गया, लेकिन हल्ला गुल्ला कराची में भी सेट है, आपस में देखें वो ऐसे बैठे हुए पीटीआई और वो उनके लोग बयान दे दिया, आगे कोई इशू नहीं है किसी किस्म का। अब जनाब मसला ये हुआ कि इलेक्शंस की तरफ इमरान खान साहब ने इलेक्शंस की तरफ जाना है, मैंने तो फौरी तौर पे जाना उनको। इमरान खान ने देखा कि ये तो मेरा आइडियल टाइम आ गया, और आइडियल टाइम इसलिए कि पूरी दुनिया से लोग और पाकिस्तान में लोग कि भाई क्या हुआ है, उनके हमायती उनके चाहने वाले वो निकल के आ गए, जो शायद हुकूमत में वो थे। वो तो खुद भी कहते हैं ना कि मुझे तो बाद में अच्छा हुआ कि एहसान किया मेरे ऊपर के ये सारा इन्होंने ले लिया। तो इमरान खान ने फौरी इलेक्शन कराओ, इलेक्शन के बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। नवाज शरीफ साहब पहले ही सोचे फौरी इलेक्शन, लेकिन दरमियान में जब ये गेम सारा शुरू हुआ कि वो लोग इतने आगे निकल के और हुकूमत में रह के फिर वो बात कर रहे हैं जो अपोजिशन में रह के करते हैं आप, इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका और आगे और पीछे और ये दाएं बाएं, तो वो बयानिए ही वो देखें, वो हुकूमत के, मैंने कहा कुछ और है, हुकूमत में आप रह के फिर आपको बात किसी और अंदाज में करनी है ना जी। आज मरीम नवाज साहबा ने बहुत, यानी अगर वो अपोजिशन में होती हैं इस वक्त तो वो उनका अंदाज कुछ और होता, लेकिन आज जो अदालत के फैसले के ऊपर उन्होंने बहुत ही, आप समझें कि यानी घुट घुट के उन्होंने मुतादिक नहीं, मुता तो बड़ा घुट घुट के उन्होंने जो है ना अंदर से बात जो उन्होंने कि मैं देख रही थी कि ये कैसे अदालत ने कहा कि इस इमरान खान को उन्होंने कहा नहीं, उनको पता नहीं चला, उनको शायद पता ना बताया ना गया, सही ना बताया, अदालत ने सुबह कहा ना कि शायद बताया ना गया, और जो हुकूमत की तरफ से पिटिशन गई थी कि तौहीन अदालत हुई है उसको उन्होंने खारिज कर दिया। हो सकता है इमरान खान को बताया नहीं क्या हो। तो वो जो घुट घुट के एक होता ना, मतलब मतलब बस पी गई वो किसी तरह से, मतलब क्या करें अब क्या, क्योंकि वो है ना हमारे भाई तलाल चौधरी साहब, दानियाल अजीज साहब, नहीं उनकी अभी मुद्दत पूरी हुई है कि नहीं, अदालत देखे ना। अच्छा अब हुकूमत में रह के कुछ और है मामला, तो वो जो बयानिया था वो उड़ा के ले गए इमरान खान, सिलेक्टेड का जो बयानिया था और ये वो सारा वो ले गए उड़ा के। और दूसरी बात ये है कि उस पूरे एक वो काम इनसे गलत हुआ मुस्लिम लीग नून से, जो काम इमरान खान साहब से गलती हुई थी कि इमरान खान साहब उस वक्त एहतसाब के मामले को ये कहते थे कि एहतसाब मैंने करना है, हालांकि बात ये होती थी कि एहतसाब तो अदारों ने करना है। उसका नतीजा क्या निकला कि वो एहतसाब ही कहीं धुंधला गया। ऐसे और खान साहब के दौर में एक इतना सा पैसा वापस नहीं आया, जो मैं हमेशा कहता था कि नहीं आएगा, उसकी वजह कभी ना कभी तो सामने आएगी, मैं क्यों कहता था, लेकिन यह कि वो नहीं पैसा वापस आया। अब मसला यह है कि इन्होंने क्या किया, इनसे क्या हुआ, इन्होंने जनाब वो फरागोगी, ओ भाई फरागोगी पता नहीं कौन है फरागोगी, कोई नोबेल प्राइज इनाम याफ्ता है क्या है, ये काम था अदारों का। आज मेरे ख्याल से नैब ने कोई नोटिस भेजा है, कोई क्या किया है, कोई कार्रवाई शुरू की है, उनको जवाब देंगे, वो सही है गलत है जो भी, वो अपना खुद जवाब देंगे। मसला ये कि इन्होंने ये फरागोगी भी शुरू हो गए। इमरान खान कह रहे मेरी हुकूमत गिराई है,
बाहर के इशारे पे और ये हुआ, साजिश हुई, ये जवाबी बात हो रही है। फराह गोगी कौन थी, फराह गोगी को पकड़ो, फराह गोगी का, ये मुझे बताएं, ये कोई यानी ये क्या है, तोशा खाना। वो कह रहे हैं मैंने 50, ये इशू जो है ये फंस गया बीच में कहीं दरमियान में। बहुत सारी इत्तेहादी हुकूमतें, एक ऐसी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात ही नहीं है। यहां इमरान खान साहब अच्छी पॉलिटिक्स कर गए, अच्छी पॉलिटिक्स करके वो अपना एक तमाम जिसे कहते हैं नैरेटिव बना के आराम से। देखिए ना सुबह वो कितनी अजीब सी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं तो यहां पे जो है वो शेख रशीद घुस के दिखाए। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, हमारे भाई राना सनाउल्लाह शेख रशीद आके दिखाए। शेख रशीद 2:45 बजे पहुंच गए, चेकिंग हुई जनाब। अब मुझे पता नहीं राना सनाउल्लाह साहब को इतला है कि नहीं है, वो शेख रशीद साहब कैसे पहुंच गए, वहां तो पुलिस खड़ी थी। शेख रशीद साहब पहुंच गए, उन्होंने खूब एक धुआंधार तकरीर की शेख रशीद साहब ने 2:45 बजे, और उसके बाद तो गायब हो गए। वे गायब हो गए, कहीं गायब हो गए, जो जिसको पता ही नहीं कि कहां गए वो। और यहां पर फिर जाके एक मरहले पे इमरान खान साहब को कहा गया कि आप जाएं, और उधर भी कहा गया कि अब ये रियासत इससे ज्यादा मुतामिल नहीं हो सकती। आप भी जाहिर है कि कोई बोझ उठाने को तैयार नहीं है, कोई कंसेंसस नहीं बन रहा। मतलब मिफ्ता इस्माइल साहब भी कभी इस्लामाबाद देख रहे हैं, शहबाज शरीफ को जो पूछ रहे हैं, कभी वो लंदन पूछ रहे हैं, कभी सागडार से पूछ रहे हैं, कभी क्या एक मुसीबत पड़ी हुई है। IMF वाले भी कह रहे हैं क्या है भाई, थोड़े दिनों के बाद आप आ जाते हैं। तो इमरान खान साहब को ये हुआ कि आप भी जाइए, और उधर भी ये तय हो गया कि वो खुद शहबाज शरीफ साहब खुद आने वाले दिनों में इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। अच्छा। इत्तेहादी मशवरा करेंगे और वो इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। आज उन्होंने कहा ना मुज़ाकराती कमेटी बन गई है, हम बातचीत करने भी तैयार हैं, सियासतदानों को ही बातचीत करनी चाहिए। PTI से बातचीत के लिए तैयार है वज़ीर आज़म। बिल्कुल, वो असद उमर साहब ने भी उसको खुशामदीद कहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये मामला, सारे मामला आगे पीछे तय हो जाएंगे, और ये जो है ये मामला जाएगा, इत्तेहादियों से बात होगी, ये होगा। लेकिन ज़हनी तौर पे हो सकता है वो 6 दिन, अब फिर से वो इमरान खान ने 6 दिन दिए हैं, उन्होंने कहा 6 दिन, ये ऊपर नीचे, लेकिन ये मामला इलेक्शन की तरफ जाएगा। अच्छा। और इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगा तो फिर बाप पार्टी, फिर परवेज इलाही साहब घर में सुलह हो गई। वो तो कह चुके हैं खुल के, कह चुके हैं परवेज इलाही साहब ने, वापस आना है तारिक चीमा साहब ने और चौधरी सालिक साहब ने। तो मतलब है कि वो चेक लगा हुआ है ना, तो या तो खुद असेंबलियां डिसॉल्व होंगी, हाँ। और लेकिन फेस सेविंग होगी, फेस सेविंग। ये ऐसा नहीं होगा कि इमरान खान ने कह दिया कि 31 तारीख को तो 6 दिन में, तो 6 दिन में ही होगा, कल भी हो सकता है, ठीक है, परसों भी हो सकता है, 4-5 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर हमारे सियासतदान और हमारे अकाबरीन बशमूल इमरान खान जी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, ये रियासत के इश्यूज को देखें सही कि तो, और ये सब फिर करना ना पड़े। अगर ये आपस में बैठे ना सारे सियासतदान, यार हमने यहां तक करके फिर हम बैठ, लेकिन चूंकि वो बस एक दफा आ गए, मतलब कुर्सी पे जो है ना, कुर्सी एक ऐसी चीज है जो गोंद चिपकी होती है ना, जैसे बैठ गए तो बैठ गए। ये तो ये मुल्क जा रहा है अब इलेक्शंस की तरफ। सर इस पर बात करेंगे, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। चेक नहीं है, परसों फिर अदालत में है ना शहबाज शरीफ साहब, 28 तारीख तो जमानत है। मैंने आपसे कहा उनको 28 तारीख तो तौसी हुई है, तो इसमें जो है, इसमें चेक है, इसमें चेक है कि मतलब, और मैंने आपसे कहा ना कि इसमें रिलीफ, ये नहीं कि रिलीफ नहीं है, सबको रिलीफ है इसमें। देखिए सब रिलीफ सबको है एक तरह से, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकती। सही, ठीक। कोई सियासी कैदी नहीं है ना अली वजीर के अलावा, पूरे मुल्क में कोई सियासी कैदी है? कोई नहीं, जाहिर नहीं। सर कोई भी नहीं है। सर ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, वापस आके नाज़रीन। ECL पे सिर्फ मरीम नवाज साहब आए हैं वो पासपोर्ट के, बाकी तो कोई भी ECL पे नहीं है। इससे ज्यादा क्या रिलीफ होगी मुझे बताएं ना। बिल्कुल सर, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि दोनों पार्टीज को जितनी रिलीफ मिलनी थी वो मिल चुकी हुई है, इससे ज्यादा किसी तरह से नहीं, दोनों तो नहीं, एक तरफ तो हुकूमत है ना, हुकूमत है, और इधर भी जो इमरान खान साहब की जमात है, उस जमात में भी बेशुमार शख्सियात हैं जिनके ऊपर मुकदमा कायम है और वो मौजूद हैं, और अब उनके ऊपर जो है वो सिलसिला एहतसाब का वो अपनी जगह चलेगा। ये जैसे ही हुकूमत
ये अनाउंस करते हैं, ये हुकूमत यानी ये जो अरेंजमेंट है या हुकूमत है, जो भी इसको कहें, मैं इसको अरेंजमेंट कहता हूं, लेकिन बहरहाल हुकूमत है। अरेंजमेंट इसलिए कि बहुत अजीब से अंदाज में एक ये जल्दी जल्दी में कायम हुई। बहरहाल ये जैसे ही गिरेगा ये सेटअप, तो उसके बाद फिर जो है वो वहां केसेस बनने शुरू होंगे। जो इमरान खान साहब की काबीना में जिन्होंने घपले किए, इसीलिए फराग गोगी का नहीं बन रहा ना, क्योंकि वो फराग गोगी को पॉलिटिकल कर दिया। देखिए ना, फराग गोगी साहिबा का सही है या गलत है, जो भी है इशू, पंजाब में जो भी करप्शन अच्छी हुई नहीं हुई, जो भी हुआ उस दौर में, लेकिन जब उसको पॉलिटिकल बना दिया तो वो पॉलिटिकल आपड़ थापड़ में वो गायब हो गया। लेकिन जब वो पॉलिटिकल नहीं होगा तो फिर वो केसेस जो करप्शन है, जो भी बाकी मामलात हैं अच्छे या बुरे, वो तो उन पे चेक होगा ना। ये तो नहीं कि सारे के सारे इधर से उधर गए तो साफ हो गए, वापस आए तो खराब हो गए, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। और वो जो मुनारफ अराकीन थे वो उधर से उधर गए, पास एक जगह जाके तो रियासत ने ये तय करना है ना कि कहां पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, कौन से केसेस गलत हैं, कौन से दुरुस्त हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो अदम एक इस्तेकाम सा है, ये मईशत के लिए कितना बुरा है। असल इशू ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब नहीं, ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, क्या नवाज शरीफ साहब ये जो मुआहदा नाकाम हुआ है IMF के साथ, और जिसके नतीजे में कीमतें बढ़ानी है, और कीमतें बढ़ानी और बढ़ानी और बढ़ानी है, हर सूरत बढ़ानी है, और ये नवाज शरीफ साहब का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। अगर कोई भी हुकूमत आएगी उसे ये फैसले करने हैं। सवाल ये है कि क्या ये अपने, क्योंकि ये अगर करेंगे तो उधर से वो इमरान खान जवाब देंगे कि देखा क्या हुआ। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग हफीज शेख साहब की भी हुई, शौकत तरीन साहब की, शौकत तरीन साहब ने कहा नहीं मेरा तो अपने स्टांस है, मैं तो हफीज शेख साहब की भी हुई, हफीज पाशा साहब, जितने माहिरीन माशिया आते हैं उनके साथ वो इस्टेब्लिशमेंट में एक मेन कंसर्न यही है ना कि जी मुल्क की मईशत और मुल्क के हालात को संभाला जाए, और उस वक्त नहीं संभलेंगे जब स्टेबिलिटी नहीं आएगी। फैसला यह है कि उस मईशत को, जो कि पाकिस्तान का एक इशू है, तो कोई ताल्लुक नहीं है उसका किसी सियासी जमात से, वो पाकिस्तान का इशू है। इस वक्त की मईशत आपने कैसे ठीक करनी है। खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की होगी ना, पासपोर्ट क्या किसी का नीला पीला गुलाबी रंग का होगा, सारे सबका एक ही पासपोर्ट है, सबका एक ही झंडा है, सबका एक ही तरह में। प्रॉब्लम क्या है, अगर फैसले करने हैं तो पाकिस्तान का इशू है इस वक्त, आपने सख्त फैसले करने क्या। लेकिन वो चूंकि पॉलिटिकल बन गया तो क्या उसको नवाज शरीफ साहब अपनी जिम्मे लेंगे, क्योंकि वही कहते हैं कि मुआहदा इमरान खान के दौर में हुआ। इमरान खान कहते हैं, मैंने शौकत तरीन साहब कहते हैं ना कि हम तो इतना छोड़ के गए थे, वो कहते हैं मिर्जा इस्माइल कहते हैं कहां है, अजीब व गरीब बात है, कितने पैसे गए हुए, 22 अरब, वो कहते हैं 22 अरब डॉलर छोड़ के गए थे, वो कहते हैं कहां है 22 अरब डॉलर, 22 अरब डॉलर, अल्लाह की पनाह, 1 बिलियन डॉलर के लिए हम आए हुए से, वो कह रहे हैं 22 अरब छोड़ के गए, किस अकाउंट में 22 अरब, वो कहते हैं छोड़ के गया था। शौकत तरीन साहब कहते हैं ये इन्होंने घपला किया सारा। अच्छा, अब मसला ये है कि वो तो ये एक मामला ऐसा कि क्या उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट ये अदा करते हैं कि नहीं। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि किसी भी वक्त वो जरूरी नहीं कि, क्योंकि वो ये नहीं कि इमरान खान साहब के ऊपर ही, वो इमरान खान साहब को भी पता है, वो आगे उन्होंने 6 दिन का टाइम दिया, वो देखेंगे आगे पीछे ये वो, लेकिन मुल्क आगे बहरहाल इलेक्शंस की तरफ जाता नजर आ रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल कॉस्ट लेने को तैयार हैं तो ठीक है सारी, अच्छा, जो कि वो तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनको क्या है अभी ना, उनका वो वापस मुल्क आ रहे हैं ना, मतलब मैंने आपसे कहा ना कि वो रिलीफ नहीं है उतना जितना कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो क्यों ये सारा का सारा मलबा अपने सर पे उठाएंगे। उन्होंने कई दफा मरीम नवाज साहब ने कहा कि पिछले दौर का, तो बहरहाल तारीख में देखें, मैं आपको बताऊं ये अगर 2 मिनट हो तो मैं एक बात करके आगे निकलता हूं। ये पाकिस्तान से ताल्लुक है, इसका पाकिस्तान से ताल्लुक है, पाकिस्तान से बड़ा इंटरेस्टिंग ताल्लुक है। और वो ताल्लुक ये है कि एक जर्मनी में जब ये हुई ना वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई, तो वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बदतरीन उनको शिकस्त हुई, जिसके नतीजे में नाजीज, जिसमें हिटलर वहाँ इमर्ज हुआ, तो वो वेमर रिपब्लिक बन गई। ठीक है, 1918 से 1933 वो वेमर रिपब्लिक के अंदर जो है वहाँ से एक जो है वो जर्मन एक वहाँ से विलादत हुई एक साहब की, और वेमर रिपब्लिक में, लेकिन वो यहूदी थे मौसूफ। तो चूंकि यहूदी थे तो इसलिए वो जैसे ही वह नाजीज ने ताकत पकड़ी तो वो उनकी गिरफ्त में आ गए। गिरफ्त में आए अपने खानदान के साथ, तो ये 1900 मेरे ख्याल से 1923 में पैदा हुए थे, तो वो अपने खानदान की गिरफ्त में आ गए। गिरफ्त में आने के पीछे नाजीज लगे उनके,
वो लंदन आ गए, लंदन से वो न्यूयॉर्क लैंड हो गए, और न्यूयॉर्क लैंड होने के बाद यहाँ से उन्होंने भी जिंदगी शुरू की। हार्वर्ड से उन्होंने बीए किया, लेकिन उस हार्वर्ड से बीए से पहले वो आ गई, दूसरी जंग अजीम आ गई, तो उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर लिया। आर्मी के अंदर वो जो जासूसी का दायरा होता है, काउंटर इंटेलिजेंस कोर, उस जमाने में काम करती थी अमेरिका की, और CIC जिसको कहते थे, वो कोल्ड वॉर में भी काम करती रही, उसमें शामिल हो गए। कोई जर्मन बोलते थे, तो उन्होंने फिर जब हिटलर के खिलाफ और ये सारा हो रहा था, तो उन्होंने उसमें सारा बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया। फिर वो चले गए, उन्होंने जाके वो हेसे का इलाका है वहाँ पे जर्मनी में, वहाँ पे शिकस्त हो गई जर्मनी को, डी नाजिफिकेशन में भी हिस्सा लिया, वापस आए, फिर हार्वर्ड से उन्होंने BA, फिर MA, फिर PhD, फिर पढ़ाई शुरू की, वो ज़बरदस्त। और फिर उसके बाद वो जनाब निक्सन के करीब आ गए। उससे पहले केनेडी को एडवाइस करते रहे, उसके आइजनहावर को एडवाइस करते रहे, उससे पहले वो जॉनसन को एडवाइस करते रहे, लेकिन निक्सन के क्रिटिक थे कि वियतनाम वॉर को गलत डील किया जा रहा है। बाद में निक्सन की कैबिनेट में आ गए और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह बने, वो सेक्रेटरी स्टेट बन गए, फोर्ड के दौर तक सेक्रेटरी रहे। उनको हम कहते हैं, और 98 साल के हैं, हेनरी किसिंजर। अच्छा, हेनरी किसिंजर जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया बहुत, जिन्हें दुनिया को हिला दिया इस वक्त। अच्छा, वो बयान देने से पहले मैं कहता हूं, हमारे साथ उन्होंने प्रो पाकिस्तान थे, और पाकिस्तान के साथ इनका बड़ा एक जबरदस्त है। उस जमाने को लेटर मैंने निकाले, वो पुराने वो रखे हुए हैं मेरे आर्काइव्स में, जो व्हाइट हाउस से रिलेटेड फाइल्स अलग अलग बना के ना, कि उस जमाने के CIA मिडल ईस्ट को कैसे देखती थी, तो व्हाइट हाउस पाकिस्तान को कैसे, साउथ एशिया को कैसे, तो बड़े इंटरेस्टिंग आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तो उस जमाने में व्हाइट हाउस के डॉक्यूमेंट्स आप देखें तो आपको पता चलता है कि जो उनके टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो कि क्लासिफाई हो गए, बाद में डीक्लासिफाई हो गए, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें आपको पता चलता है कि वो हेनरी किसिंजर जो हैं, वो नोट्स हैं बाकायदा व्हाइट हाउस के। अगर इसको बड़ा करके देखा, बड़ी इंटरेस्टिंग, उसमें यह है कि प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, 1970 का, ये 1970 का आर्काइव है। अच्छा। ठीक है, ओवल ऑफिस में हुई। प्रेसिडेंट कौन है? याहिया खान। याहिया इज टफ, डायरेक्ट एंड विद गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, ये नोट्स हैं उनके, ठीक है, टॉप सीक्रेट नोट्स हैं। अच्छा, दोनों ने बात की एक दूसरे के साथ, प्रेसिडेंट निक्सन ने बात की, उन्होंने बात की आगे से क्या, उन्होंने कहा ऐसे करो, ये तो ये काम कैसे क्या शुरू हुआ, उन्होंने आगे प्रेसिडेंट ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, याहिया ने ये जवाब दिया। जी नोट्स हैं, ये टॉप सीक्रेट नोट्स हैं, ठीक है। ये किसी तरह से पीकिंग से चाइना से हमारे ताल्लुकात शुरू हुआ। अच्छा। तो इन्होंने चाइना से ताल्लुकात शुरू करवाए, और उसमें हेनरी किसिंजर ने बड़ा रोल प्ले, खामोशी से आए, चाइना का दौरा किया, वन चाइना पॉलिसी, वियतनाम सारा वो सॉरी वियतनाम को भी उन्होंने मसला रिजॉल्व किया था, नोबेल प्राइज लिया था इसलिए, और फिर ताइवान को भी उन्होंने एक तरफ फेंका और चाइना को किया। अब जनाब हेनरी किसिंजर ने डिवोस में जो चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने बयान क्या दिया है, उसको टेलीग्राफ ये कह रहा है कि हेनरी किसिंजर कहते हैं कि यूक्रेन मस्ट गिव रशिया टेरिटरी। उन्होंने कहा है कि अगर अमन चाहिए, लॉन्ग टर्म पीस चाहिए यूरोप को, तो यूक्रेन को चाहिए कि रशिया की टेरिटरी वापस कर दे। अच्छा, यूक्रेन को, यानी एक ऐसा बयान दिया जो हिल गई है दुनिया की। ये क्या हो गया भाई? उन्होंने कहा ये डिफीट जो है ये बहुत बुरी तरह से, अगर पुतिन को हराने की कोशिश। अच्छा, इसी को वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है? किसिंजर सेज कि यूक्रेन शुड सीड टेरिटरी टू रशिया टू एंड वॉर। अच्छा, और फिर उसके बाद तो ये जो बात है, ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर बड़ा हम डिस्कस भी करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि उन्होंने कहा, देखे ना, वो दुनिया कह रही है यूक्रेन की मदद करो, यूक्रेन को, वो कह रहे हैं यूक्रेन को अपनी जमीन छोड़ देनी चाहिए, रशिया के हवाले कर देनी चाहिए। ये किसिंजर बड़े पॉपुलर है सोवियत यूनियन में, ये पीस में थे ना प्रो सोवियत यूनियन। पुतिन भी पसंद करता है, और उधर सी जिनपिंग भी पसंद करते हैं इनको बहुत ज्यादा, क्योंकि चाइना के, अमेरिका के। तो अच्छा, देखिए किसिंजर है, हेनरी किसिंजर रियल पॉलिटिक्स के ये उस्ताद हैं। तो ये अब मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि रीजन में ना अब इस वक्त बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, खित्ते में बड़े फैसले हो रहे हैं, बड़े, ये मैन मेड क्राइसिस, खुदा का शुक्र है कि इख्तिताम को पहुंचे, मजीद इंतजार नहीं हुआ, कंपल्सिव इंटरवेंशन हुई। दोनों फरीकैन पब्लिक के सामने जो भी कहें, जो भी फैसला उनकी क़यादतों ने करना है, अच्छा नहीं लगा। कि इसमें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को आना पड़ा, अदालतों को कहना पड़ा कि जी आप यहाँ पे जाके डायलॉग करें, कमेटी, ये आपस में बैठे, मुल्क सबका है, और आगे चले इलेक्शंस में वो कहते हैं ना मैदान और घोड़ा, इसने वो 200 उसके साथ है, 300 उसके साथ है, 500 किसके साथ है, 1000 किसके साथ है। इलेक्शंस फ्री फेयर, ये सबके लिए खुला है, लेकिन सबके मफाद मुल्क जो है ना, उसके
ऊपर, और चूंकि सब पे चेक लग गया है, सर सब पे चेक सब पे लगा हुआ, और मैंने कहा उधर भी इमरान खान को कोई वो कहते हैं मेरे जितने हैं वो जाएं, जिन्होंने करप्शन की है वो। बहुत तो शुक्रिया इमरान खान डॉक्टर बड़े साहब, क्लियर है इस प्रोग्राम मामले का में। वक्त खत्म हो रहा है सर। कल इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत